जय हिंद बच्चों। JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आपने 16th पेपर दिया है। ये सारे फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं। तो आज के इस टेस्ट पेपर में जो बॉटनी का पोर्शन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक क्रॉस हम कर रहे हैं कैपिटल डी स्मॉल डी का कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ। तो पूछा जा रहा है कितने परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे होंगे जहाँ पर रेसेसिव फेनोटाइप आएगा। तो आपने ऐसा क्रॉस पढ़ा हुआ है। रेसेसिव फेनोटाइप यहाँ पर कौन से होंगे? रेसेसिव फेनोटाइप होगा स्मॉल डी का। और आपने पढ़ा था कि ऐसे क्रॉसेस में रेशियो 1:1 ये रेशियो आता है। तो यानी 4 में से ये जो 1 है इनमें स्मॉल डी जीनोटाइप होगा और रेसेसिव फिनोटाइप होगा। तो 4 में से 1 हैं, यानी कि कितने परसेंटेज? 25%। 92 देखिए, असर्शन कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए स्कैटर्ड होता है। आप बच्चों एनसीईआरटी पढ़ेंगे सेल वाला चैप्टर, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है और उनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ये बात तो सही है। बट असर्शन यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट है, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। 93 पनेट स्क्वायर हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि पॉसिबल जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि क्या पनेट स्क्वायर से फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट नहीं कर सकते? नहीं, फिनोटाइप भी इन्फर कर सकते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। 94 में आइए, ये सेंट्रल डोगमा दिया गया है डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और ये प्रपोज किया था क्रिक ने, यानी थर्ड ऑप्शन। 95 सिंगल बेस पेयर में चेंज होने से जो म्यूटेशन होता है उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। 96 बच्चों, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने पढ़ा है कि डीएनए को जब ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम एग्रोस जेल टू अ मोर स्टेबल मीडियम सच एज नाइट्रोसेलुलोज, इसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। 97 सिलेजिनेला और सैल्विनिया, ये हमने पढ़ा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं और इनमें सीड हैबिट के प्रिकर्सर हमने पढ़े थे, जिसमें क्या पॉइंट पढ़ा था कि एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में और ये फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। यही एक सिग्निफिकेंट स्टेप हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में। 98 मैनीटॉल कहाँ पर स्टोर्ड फूड होता है? ब्राउन एल्गी, और एग्जाम्पल यहाँ है फ्यूकस। 99 कैरागीन या कैरागीनन किससे मिलता है? नीट में पूछा भी गया है, रेड एल्गी से मिलता है, लेकिन नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया था, आपको बताया गया है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये रेड एल्गी है। अगर नाम नहीं भी पता था तो रेड एल्गी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। 100 पूछा जा रहा है कि विद इन द सेम प्लांट जब पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर विद इन द सेम प्लांट, तो इसको हम गिटोनोगैमी कहते हैं। 101 आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या फंक्शन है? तो ये प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए यानी एचएनआरएनए को बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? एचएनआरएनए इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। 102 ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। डाइकॉट और मोनोकॉट के कुछ डिफरेंसेस दिए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि कौन से डिफरेंसेस करेक्ट नहीं हैं, ये बताना है। तो बच्चों देखिए, पहले देखते हैं ए वाला पॉइंट। वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग इन स्टेम। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में होते हैं, ये सही बात है, और मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं, यानी ए वाला पॉइंट तो सही है। बी को देखिए, नियर सिमिलर साइज वेन्स वैस्कुलर बंडल में होती हैं, लीव्स में, डाइकॉट लीफ में नहीं। यहाँ तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो वेन्स का साइज एक जैसा, वैस्कुलर बंडल्स का साइज एक जैसा नहीं होगा, तो बी वाला पॉइंट तो गलत हो गया। सी को देखिए, डिफ्रेंशिएटेड क्लोरेनकाइमा इन लीव्स, तो लीफ में हमने पढ़ा है यहाँ पर पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा ये मिलते हैं, जबकि मोनोकॉट में सब एक जैसे होते हैं, तो सी पॉइंट तो सही है। डी देखिए, कॉन्स्पिकस पिथ इन डाइकॉट रूट, नहीं, डाइकॉट में कॉन्स्पिकस नहीं होगा। एम फॉर मोनोकॉट, एम फॉर मोर पिथ याद करवाया गया था, तो डी वाली बात भी जस्ट अपोजिट लिखी है। ई पेरीसाइकिल से लैटरल ब्रांचेस स्टेम में आती हैं क्या? नहीं, पेरीसाइकिल तो रूट में ब्रांचेस को जन्म देता है,
तो ई वाली भी बात गलत हो गई। और एफ, कॉलिनकाइमेटस बंडल शीथ इन लीव्स और स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इन लीव्स, नहीं, ये बात तो स्टेम के बारे में हमने पढ़ी है, हाइपोडर्मिस के बारे में, और लीफ में जो बंडल शीथ होती है वो तो पैरेनकाइमेटस होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर गलत क्या क्या है? गलत है बी डी ई एफ, यानी कि फोर्थ। 103 को देखते हैं, करेक्ट पेयर बताना है। बहुत ही सिंपल, एनसीईआरटी में एनाटॉमी में हमने पढ़ा है कि एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टील। यही सही है, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट देखिए, दो बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, उनको तो गार्ड सेल कहते हैं, सब्सिडरी सेल नहीं कहते। टिश्यूज बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इन डाइकॉट लीफ, कंजक्टिव टिश्यू से नहीं कहते, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। पैरेनकाइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मेसोफिल नहीं कहते, तो कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो फोर्थ इज राइट। मोनोएडल्फस स्टैमेंस तो याद करवाया था, एम फॉर मोनोएडल्फस, एम फॉर मालवेसी, मालवेसी का मेंबर है चाइना रोज। 105 इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। बहुत ही आसान, साइक्लिक में हमें पता है कि सिर्फ एटीपी बनता है, एनएडीपीएच नहीं बनता, यानी यही इनकरेक्ट है और यही सही ऑप्शन है। बाकी सारी बातें सही हैं, हम इजली इनको देख सकते हैं, एनसीईआरटी से ही सारी बातें ली गई हैं। फिर 106 में इनकरेक्ट बताना है रेस्पिरेशन के लिए। तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन का नहीं होता, ये तो सही बात है। ईटीएस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से 2 एटीपी बनता है, सही बात है। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 3, नो, कॉम्प्लेक्स 5 से बनता है। और TCA साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, सही है, यानी थर्ड इज द राइट आंसर बिकॉज ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 107 हेट्रोफिली बार बार पूछा गया है नीट में, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। 108 बहुत ही सिंपल, एनसीईआरटी से लिया गया है कि किसी जगह पर दो स्पीशीज़ के बीच कंपटीशन हो रहा था और डोमिनेटिंग स्पीशीज़ को हटा दिया गया एक्सपेरिमेंटली, तो जो इन्फीरियर स्पीशीज़ थी वो बढ़ने लग जाती है, इसे क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। 109 एक स्पीशीज़ को कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स, याद करवाया है ए फॉर एंटीबायोटिक्स, ए फॉर अमेंसेलिज्म, एक को नुकसान दूसरे को कोई फ़र्क नहीं। 110 हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में रॉन्ग क्या है? तो हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव होता है। 111 बायोटेक से लिया गया है और सारे स्टेटमेंट हमारे बायोटेक वाला जो चैप्टर है, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, वहाँ पर डायग्राम से ये सारे स्टेटमेंट निकाले गए हैं। तो देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है कि स्पार्श टैंक बायोरिएक्टर में बबल्स ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया बढ़ा देते हैं। फिर पीसीआर के डायग्राम में लिखा है कि 30 साइकिल्स पीसीआर करेंगे तो करीब 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाएंगी। पीबीआर के डायग्राम में लिखा है कि आरओपी रीजन रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन्स बनाता है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम में दिखाया गया है कि डाइजेस्टेड डीएनए, अगर कोई डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने टुकड़ों में डाइजेस्ट कर दिया है तो आपको ढेर सारे टुकड़े दिखाई पड़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डायग्राम में दिखाया गया है। और ये भी हमने पढ़ा है कि फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को लाइगेट करना है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में, तो सेम एंजाइम से कट करिए। सारी बातें सही हैं और आप देखिए कि कैसे डायग्राम से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो डायग्राम्स पर भी खास ध्यान आपको देना चाहिए, यहाँ पर ऑल आर करेक्ट। 112 आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन है? बहुत ही सिंपल है और ये आपको याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। 113 पेराइटल प्लेसेंटेशन किसका फीचर है? ये फीचर है ब्रैसिकेसी का, यानी मस्टर्ड। 114 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो बहुत ही आसान है, ये एनसीईआरटी से सारी बातें ली गई हैं। केवल फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, केवल यही बात सही है। बाकी ये हैबिटेट वाले आप देखोगे एनसीईआरटी से तो सारे स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज कर दिया गया है। 115 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, बायोमॉलिक्यूल में आप टेबल देखोगे तो वहाँ लिखा गया है ऑक्सीजन कितनी है? 65% सबसे ज़्यादा, तो सेकंड आंसर यहाँ होना चाहिए। 116 बायोमॉलिक्यूल से अगेन ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यूज़ हमें ऐश मिलता है
और ऐश में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एनसीईआरटी की लाइन है, तो वो असर्शन तो सही है। और क्यों इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट को स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि ऐश को बनाने का तरीका क्या था, टिश्यूज़ को फुल्ली बर्न किया था तो कार्बन कंपाउंड्स पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो गए थे, तो जो बचा वो क्या बचा, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे खत्म हो गए, इनऑर्गेनिक बचे। तो इसलिए हम ऐश में इनऑर्गेनिक कंटेंट को स्टडी कर पाते हैं। यानी दोनों बातें भी सही हैं और करेक्ट रीज़न भी है। 117 याद करना है, ट्राइपामिटिन का RQ वैल्यू 0.7। 118 मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती, सभी को पता है, क्योंकि क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है। 119 इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो ये भी एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल के टेबल से लिया गया है। राइसिन टॉक्सिन होता है, टर्पिनॉइड नहीं होता, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें सही हैं। 120 ये आप देखोगे तो स्टेटमेंट कहाँ से लिए गए हैं, बायोटेक का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से सारे स्टेटमेंट लिए गए हैं और सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी 120 का आंसर होना चाहिए ABC, ऑल आर करेक्ट। 121 डिकम्पोजिशन जब हो रहा है तो डिकम्पोजिशन में डेट्रीवोर्स क्या काम करते हैं, डेट्रीवोर्स फ्रैगमेंटेशन करते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एंड्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म, ये सारे। 122 ex-situ कंजर्वेशन का क्या मेथड है, तो जूलॉजिकल पार्क ex-situ का मेथड है, बाकी तीनों इन situ के। 123 प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे कौन आ सकता है, एनसीईआरटी ने हमें बताया है स्पैरो, अगर ये सीड खा रही है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे आएगी हर्बीवोर पर, और अगर ये इंसेक्ट को खा रही है तो सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी आ सकती है। 124 पूछा जा रहा है क्रेब साइकिल में कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है तो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलोइस्टिक एसिड का कंडेंसेशन होता है, सिट्रिक एसिड बनता है पहला प्रोडक्ट। 125 डीएनए डबल हेलिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसने वॉटसन और क्रिक को ये सोचने पर मजबूर किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इसका रीज़न भी बहुत ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। 126 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एनसीईआरटी से लाइन ली गई है, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है ये एक एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम है, और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन के लिए क्या लिखा गया है, ये एक एंटीक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, कोई पुराना फीचर है जो बचा रह गया है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो करेक्ट यही है यहाँ पर। 127 गैमा हमने कहाँ पढ़ा है, गैमा हमने लिवर वर्ड पे मार्केंशिया में पढ़ा था। 128 एनिमोफिलस यानी विंड पॉलिनेशन में फ्लावर्स में क्या फीचर नहीं होगा, तो कलर की ज़रूरत नहीं है, कलरफुल फ्लावर नहीं मिलेंगे, सारे हमने एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। 129 करेक्ट बताना है, तो बहुत इजी था आइडेंटिफाई करना, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, ये बहुत इजी था। 130 फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डिएसी, हमें अच्छे से याद है, ये लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है, मैंगो। 131 यहाँ भी इसको मैच करना है और बहुत आसान है, ये पहला जो फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं, देखिए टेट्राडायनेमस कंडीशन दिखाई गई है, तो ये कहाँ पर मैच करेंगे, ब्रेसिक एसिड के साथ। 1 को 2 के साथ मैच करना है, A को 2 के साथ, और ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है यानी फोर्थ। 132 देखते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन मेज, यानी कैसा प्लांट है, C4 प्लांट है, और C4 प्लांट है तो यहाँ पर पहला जो फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा वो C4 एसिड होगा, ऑक्सैलोइस्टिक एसिड। 133 गैसियस हार्मोन फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इथाइलिन। 134 प्रोफेस का कंप्लीशन कैसे पता चलेगा, आप देखोगे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो चुका है कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम के फॉर्म में, एनसीईआरटी की लाइन। 135 वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन सबसे ज़्यादा ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कहाँ मिलेगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बच्चों बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इन सब के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर 5 to 7 आपको वर्टिकल स्ट्रैटा देखने को मिल सकते हैं। जहाँ डाइवर्सिटी कम है वहाँ स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल लेयर्स कम मिलेंगी, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इन चारों में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रैटा मिलेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये हमने
इन बॉटनी का पोर्शन डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।